प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूक्रेन जंग, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा सकता है, ये है अहम मौजू। सबसे पहले यूक्रेन जंग। जिस तरह आपके इल्म में है कि रूस के सदर रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन इस तरह के बयानात उनके आते रहते हैं कि मैं फ़लाँ मुल्क पर हमला करूँगा। जो ममालिक यूक्रेन को असलहा दे रहे हैं उनको वो निशाना बनाते रहते हैं। इसमें इंग्लैंड भी शामिल है और मैंने 12 दफ़ा आपको बताता रहता हूँ कि इंग्लैंड पे वो चाहते हैं कि सबसे पहले हमला किया जाए। अब आज जो बयान आया है उनका, वो सामने वो ये है कि हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं यूरोपीय ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, मगर मेरी शर्तें वही हैं जो पहले दिन थी यूक्रेन जंग के बारे में। वो आपको सबको पता है, 12 दफ़ा हम बता चुके हैं। अब जो प्रॉब्लम है, यूरोपियन यूनियन तो ये चाह रही है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये तो असला दे रही है, लेकिन जो जर्मनी है ये किसी सूरत भी जंग के हक में नहीं है और ये चाहते हैं कि जंग के बगैर इस मसले का हल निकाला जाए। एक तो ये है, आपको मैंने बात बता दी। दूसरा, जो यूएनओ है उन्होंने इस बात को भी माना है कि हमने इसको अच्छे तरीके के साथ हल नहीं करने की कोशिश की जो यूक्रेन जंग का मसला बना है। एक ये भी बात आपको बता दूं कि अमेरिका के लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। अमेरिका बहादुर के लिए प्रॉब्लम ये शुरू हुई है कि जो ईरान है, अमेरिका का कहना है कि इसने तकरीबन एटम बम जो है वो बना लिया है या करीब करीब है, और ये शक जो अमेरिका का है ये नॉर्थ कोरिया पे है कि उसने इसको जो भी मदद की है इसमें नॉर्थ कोरिया शामिल है। ईरान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस पर पाबंदियाँ हैं और काफ़ी देर से ईरान एक लिमिट में अपना ऑयल बेच सकता है और भी बेशुमार पाबंदियाँ ईरान पे हैं, मगर आजकल सबसे ज़्यादा रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं। अब कहते हैं कि रूस ने भी सोचा है कि मैं भी यूरोप के जो ममालिक है गैस पेट्रोल इस पर पाबंदी लगा दूंगा। कुछ ममालिक पे मेरा ख्याल उसने लगा भी दी है, लेकिन अब जर्मनी उसके निशाने पे है कि यहाँ भी गैस किसी वक्त भी बंद कर सकता है। ये जर्मन गवर्नमेंट के लिए भी ठीक ठाक परेशानी बनी हुई है। अच्छा, अब ईरान की बात हम कर रहे थे। ईरान का मसला पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत तो है, मगर ईरान ने जिस तरह डटकर दूसरे ममालिक का मुकाबला किया वो आपके इल्म में है कि वहाँ पे लोग जो है इस हालत में जीना सीख किए हैं कि हम किसी की गुलामी के बगैर जी सकते हैं। हमारे तो अभी तक पाकिस्तान में लोगों को बताया जा रहा है कि हम गुलाम हैं, उनको पता ही नहीं था बेचारों को। वो भी इमरान खान बता रहा है। एक तो ये मैं आपको बता दूं, तो अमेरिका के लिए ये प्रॉब्लम तो है ही है, साथ ही इसराइल के लिए भी मुसीबत बनी हुई है कि अगर ईरान ने एटम बम तैयार कर लिया तो हो सकता है कल को इसराइल उसके निशाने पे, और ये कई दफ़ा चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि समझ से बाहर है। अगर आप देखें तो चाइना है वो भी जंग की धमकियाँ दे रहा है, फिर रूस की जंग तो चल ही रही है। अब अमेरिका कभी ईरान की तरफ भागता है। पाकिस्तान में उसने जिस तरह हालात तब्दील किए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी हालत का भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। यूरोप भी अमेरिका के कंट्रोल में है। यूरोप में तकरीबन 1 लाख इनके जो फौजी दस्ते हैं वो बैठे हुए हैं। 1 लाख के करीब फौज है इधर यहाँ पे भी। तो ये अमेरिका आने वाले दिनों में किस तरह इन सब के साथ मुकाबला करेगा, बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि जहाँ जहाँ अमेरिका मुदाखलत करता है, जो अमेरिका की बात मान लेता है उसको वो इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के बाद जब ज़रूरत नहीं रहती तो फिर खुद ही ऐसे
बयानात दे के, जिस तरह इराक है या दूसरे ममालिक हैं, वहाँ उनका जो हाल किया वो आप सबके सामने। इस तरह ये क्या नाम है, श्रीलंका का आजकल इशू चला हुआ है। बैंक करप्ट कर दिया श्रीलंका को, कोई चीज़ नहीं मिल रही, गवर्नमेंट परेशान, हर चीज़ वहाँ पे धर्म भरम कर दी गई है। हमारे लोग पाकिस्तान में तो अभी, मैं अब आज मिक्स ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मिसाल देनी पड़ती है। मैं देखा है कि वो कैन पकड़ के वो बड़े बड़े वहाँ पे खड़े हैं, पेट्रोल पंप पे कोई ज़िम्मेदार खड़े हैं, तो उनको शायद उम्मीद होगी कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। मगर जो श्रीलंका, उनको तो उम्मीद ही कोई नहीं, बिजली भी नहीं है, जो सड़कों पे बिजली आ रही थी वो भी बंद है। तो हालात है, अमेरिका, ये इल्ज़ाम अमेरिका पे ही आ रहा है कि अमेरिका ने ये सब किया है। और नाज़रीन, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन जंग, जो नुकसान हुआ यूक्रेन का, अगर उस वक़्त इसकी क़यादत समझदारी से काम लेती और अक्लमंदी से चलते, इनको पता था कि हमारे साथ वाला मुल्क जो है एक बहुत बड़ी ताकत है और उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ जब आप दूसरे लोगों के कहने पे आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है, अब जो यूक्रेन की हालत उन्होंने की है, इसमें जो खबरें सामने आ रही कि जो रूस है वो कई जगह से अपनी फ़ौज वापस भी बुला रहा है और दोबारा वो कहता है जनाब मैं इनको भेजूँगा। कई जगह पे वो लड़ाई चल रही है, सिविल लोग भी मर रहे हैं। और जो वहाँ पे ख़तरनाक बात है कि जो एटमी रिएक्टर हैं उनके ऊपर ख़तरा है कि कहीं कोई मिसाइल ना गिर जाएं, और उसकी हिफाजत की आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जंग में हार जीत तो जिसकी होनी होनी, ये रूस के लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वहाँ कुछ होता है तो उसकी भी फ़ौज वहाँ पे है। और ये भी खबरें आ रही हैं हमारे पास कि ये फ़ौज वापस क्यों बुला रहा है कई जगहों पे। कोई बड़ा हमला करने का प्रोग्राम तो नहीं, एटमी हमला करने का प्रोग्राम तो नहीं, अभी तक ये खुल के बात सामने नहीं आई। धमकियाँ दी गई हैं कि एटमी जंग है, हम एटमी हमला कर सकते हैं। आपके इलम में स्वीडन से भी प्लेन गुजारे गए थे कुछ 1-1.5 माह पहले की बात है शायद। और ये भी इतला है कि रूस ने आजकल में एक एटमी धमाका भी किया है। काला सागर जो समंदर है वहाँ पे शायद ये डरा रहा है और बता रहा है कि ये मेरे हेलीकॉप्टर जो है इस काबिल हैं कि हम लोग ये किसी भी मुल्क पे ये एटमी हमला कर सकते हैं। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि हो सकता है वो समझे कि मैं इनको डराऊँ धमकाऊँ, जिसकी वजह से शायद ये मेरी जो शराइत है वो मान जाए। दूसरी तरफ यूएनओ है या नेटो है या यूरोपियन यूनियन है, ये सब सर जोड़ के बैठे हुए और प्रोग्राम तो ये भी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं कि किस तरह जंग को रोका जाए, किस तरह रूस को कंट्रोल किया जाए। मगर सवाल फिर वही आ जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये एक इशू बना हुआ। अगर ये थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो रूस एटमी हमला कर देता है, फिर क्या होगा। ये चीज़ें जो है ये काफ़ी यूरोप के लिए यूरोप के लिए काफ़ी परेशानी का मूजब बनी हुई है इस वक्त। नाज़रीन, रूस के सदर के साथ अभी तक, जिस तरह मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में कहा कि अमेरिका को चाहिए बैठ के बातचीत करें, इनके कारोबार के फ़ायदे ज़रूर अपनी जगह पे है। जिस तरह आज मार्केट में चीज़ें नहीं मिल रही, इनको फ़ायदा हो रहा है। जो असला बेच रहे हैं ममालिक, उसमें जर्मनी भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, मगर लोगों की जानें जा रही हैं, मुल्क तबाह हो रहे हैं। और ये ना हो कि एक तरफ रूस का ये भी कहना है कि पोलैंड भी चाहता है कि यूक्रेन के कुछ शहरों पे कब्जा करे। अजीबोगरीब बयान देते हैं ताकि एक दूसरे को दूर करने के लिए हो सकता है ये चीज़ें सामने आती हैं। बल्गारिया और ये जो दूसरे ममालिक हैं, पोलैंड वगैरह, यहाँ पे नेटो की फ़ौज बड़ी ज़्यादा पहुँच रही है। उनको ख़तरा है कि जैसे ये यूक्रेन जंग पे या क्या हिकमत अमली करता है ये रूस, तो बाद में इस तरफ ना आ जाए।
अब ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस, इन ममालिक से अमेरिका पंगा तो ले बैठा है। क्या बनता है आने वाले दिनों में आपको बताते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल, से बातचीत करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। हुआ ये जो खुद का हमला आपने देखा कराची में, वो एक दिन पहले की सीसीटीवी देखी गई है, तो उसमें देखा जा सकता है कि वो औरत जो है वो एक दिन पहले भी वहाँ आई और उसने वो गाड़ी देखी और गाड़ी के अंदर भी नज़र डाली, लेकिन उस वक्त गाड़ी खाली थी। तो आपको बताते जाएं कि ये जिस औरत ने खुद के हमला किया, तालीम याफ्ता थी, पूरी फैमिली तालीम याफ्ता है मगर समझ से बाहर है। और फिर इन्होंने शादी की सालगिरह भी मनाई मियाँ बीवी ने, ये भी चीज़ें सामने आई। वहाँ एक औरत जो टीचर थी चाइनीज़, उसकी एक स्टूडेंट ने बताया कि बड़ी अच्छी औरत थी, बड़ी वो तारीफ़ कर रही थी। और बताने का मकसद ये है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और ये जो दुश्मन लोग होते हैं इस तरह लोगों को ख़रीदते हैं या क्या है, वो फिर इन तल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान ने भी चाइना के सफारत खाने में जाके अफसोस किया। आज मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग सऊदी अरब में कल जिन्होंने वो काम डाला था, अब बहस ये है सोशल मीडिया पे कि वो मस्जिद के बाहर थे, मस्जिद के अंदर थे या सड़क पे थे, जहाँ भी थे वहाँ उनको कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। जो पाकिस्तान के वज़ीर कानून हैं उन्होंने सऊदी अरब से ये कहा है जनाब इन लोगों को वापस भेजें और इनकी सीसीटीवी की जो फुटेज है वो भी दें हमें, हम इन पे चलाएंगे मुकदमा, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे चोर चोर की वादें लगाई है, अपने मुल्क में भी ये लगाते हैं। अब सऊदी अरब को तो इन्होंने कह दिया कि जनाब वो बंदे वापस भेजें। जो लोग यूरोप में ये काम करेंगे, कल को इन्होंने ज़ाहिर है भागना भी, वहाँ से यूरोप में आना है, अमेरिका जाना है, तो वहाँ के नेशनल जो लोग होंगे चोर चोर कहेंगे, तो उस पर मेरा हाल कोई केस नहीं बनता इन ममालिक में। किसी को इस तरह आप कह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल को पकड़ के पुलिस अंदर दे दे, जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये आपको मैंने इसलिए बताया कि फ़र्क क्या है। एक तो ये चीज़ आपको बता दी, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जो लाहौर हाई कोर्ट है वो फैसला नहीं दे नहीं सका कि जो हल्फ लेना है शहबाज शरीफ के बेटे ने, हमजा शहबाज ने, उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। अजीब अदालतें सदर को हुक्म जारी कर रही हैं, गवर्नर को हुक्म जारी कर रही है, और वहाँ बयानात ये दिए जा रहे हैं जनाब यहाँ एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया था, जिसने आपके इल्म में होगा यूसुफ रज़ा गिलानी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने तौहीन अदालत की थी, सज़ा उसको यही दी थी कि बस जी नाअहल करार दे दिया। और जो जज हैं उनको ये बताया जा रहा है नून लीग की तरफ से। अब सोचने की बात यह है जहाँ मुख्तलिफ लोगों के केस लगे हुए हैं जिनको आजकल लोटे का खिताब दिया जा रहा है, उनके केस से जो है वो अदालतें पीछे से पीछे करती जा रही है। अगर उन लोगों को नाअहल करार दे देते तो फिर इसकी हुकूमत कैसे कायम रहेगी। जज हज़रात को ये सोचना चाहिए, कोई तमाशा नहीं है, हर बंदा आइन की बात कर रहा है, आइन के मुताबिक कोई चाल ही नहीं रहा। तो जो केस पहले हैं वो बाद में, तो जो बाद में करने हैं वो पहले। मैंने एक दिन वो लतीफ़ा सुनाया था कि दो वो नशई थे, तो बड़ी तेज़ तो भागे भागे मस्जिद में गए, तो जाके दोनों ने नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ ली बाजमात। तो दोनों बाहर निकले तो एक दूसरे से कहता कि यार जब वज़ू दे चक्कर च पै जाते तो नमाज निकल जानी सी। ये हालत हुई हुई इन लोगों की, जो चीज़ पहले करनी है वो बाद में, जो बाद में करनी है वो पहले। मकसद ये बताने का है कि हमारे जो जजेस हज़रात हैं उनमें इतनी समझ तो होनी चाहिए
کہ پہلا کیس سنیں ان کا کہ ان لوگوں کو نااہل قرار دینا ہے، پھر آپ کو علم ہو جائے گا کہ جب 20-30 لوگ وہاں سے نااہل ہو جائیں گے تو فرض کریں تو باقی گورنمنٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی یہی حالات ہے، صوبائی میں بھی یہی حالات ہے، تو سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ ایک تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو چور چور کا لفظ چل رہا ہے آج کل، عمران خان صاحب آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے سامنے ایک بیان دوبارہ آیا ہے، اس پہ میں پروگرام ایسے پورا کروں گا کہ آپ نے کہا جی 295 سی ہم ختم نہیں کریں گے۔ میں آپ کو کئی پروگراموں میں یہ اطلاع دے چکا ہوں کہ جب تک آپ وہ پاکستان نہیں بنائیں گے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، تو اسی طرح آج ان کو چور چور کہا جا رہا ہے، کل کسی اور کی بھی باری آ سکتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے مقدر میں یہ چیزیں آئی ہوئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ وہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، آپ کو بھی انصاف نہیں ملتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ ایسے تمام قوانین پاکستان سے جیسے ہی آپ آئیں اکثریت کے ساتھ، ابھی تو پتہ بھی نہیں آپ نے آنا یا نہیں آنا، تو پہلے بڑھ کے شروع کر دی ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں عمران خان صاحب کے مذہب کے بارے میں ابھی خاموش رہیں اور یہ شور نہ ڈالیں کہ مذہب کا کارڈ کھیل کے آپ شاید اس قوم پہ دوبارہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے پاس پاور ہے، مگر یہی قوم ہے جو کل تک نواز شریف کو پاور دے رہی تھی، اس کے ساتھ تھے، تو ان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے مذہبی کارڈ کھیلنے کی نہیں کوشش کرنی چاہیے آپ کو، اور ذرا تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ آ کے آپ تقریریں تو بڑی کرتے ہیں، وہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس ملک میں یورپ کی باتیں آپ بہت کرتے ہیں عمران خان صاحب، یورپ میں آپ نے کہا جی میں بڑا گھومتا پھرتا رہتا ہوں اپنی آپ کی تقریروں میں، تو یہاں کے قوانین دیکھے آ کے کہ یہ ان ممالک نے کیسے ترقی کی۔ انہوں نے نہ کوئی مذہب کا خانہ، نہ کسی کے مذہب سے کسی کو دلچسپی، ہر بندہ آزاد ہے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا۔ نہ اس میں اسلام، اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مذہب میں جبر نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں ایسے قوانین کی حمایت کرتے ہیں جو وہاں پہ غلط بنے ہوئے ہیں؟ اور جب آپ نے کبھی غور کیا یہ چیزیں، ویسے کوئی بندہ سیکھتا ہے یار، کہ جب سے آپ نے آئین میں یہ ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں جس میں میں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ احمدیوں کے بارے میں، جب سے آپ نے ضیاء الحق نے یہ آرڈیننس بنایا ہوا ہے، کدھر چلا گیا آپ کا ملک؟ آج نہ کوئی ملک آپ کے ملک کی عزت کرتا ہے، نہ آپ کے لوگوں کی عزت کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرا نہیں خیال اس طرف آپ کا دھیان گیا۔ اس لیے ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے۔ ٹی وی پہ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا، میڈیا پہ کوئی کہہ رہا ہے جی میں خون کی ندیاں یہاں دیکھ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں شیخ رشید جیسا خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی سیری کرنے جاتا ہے اس پر حملہ ہو جاتا ہے، کوئی وہاں مدینہ مسجد نبوی پہ جاتا ہے وہاں حملہ ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر ایئرپورٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو راستہ آپ نے چنا ہے وہ وہیں جا رہا ہے جس کے آپ لوگ جس کے بیانات دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ مذہبی کارڈ جو ہے اس کو نہیں کھیلنا آپ نے۔ اور پھر جو احمدی ادھر جیلوں میں بند ہیں، جج مولویوں سے ڈرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ یہ ایک تو غیر ضروری قوانین ہے یہ، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے آپ کو بھی نقصان ہے، ملک کو بھی نقصان ہے، ملک کی عزت کو بھی نقصان ہے۔ تو اس کی بنیاد ٹھیک کرنی پڑے گی آپ کو۔
آپ نے 3 3.5 سال میں کچھ نہیں سیکھا. آپ تو کہتے ہیں میں اپنی غلطیوں سے بڑا کوئی سیکھا ہے، مگر جو آپ کی باتیں ہیں، جو بیانات ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں سیکھا. تو اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں. ناظرین، کاش یہ لوگ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے، اور پھر ان کو پتہ چلتا کہ واقعی ہم غلط جا رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تاکہ اور بھی پروگرام ملیں گے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.